हेलो फ्रेंड्स, जैसा प्रॉमिस किया था आज हम एकदम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम मिलने वाले हैं एक और फैसिलिटेटर से जो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपके साथ वो काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमने सोचा वही कि आज उनको जानते हैं। तो आज हम मिलेंगे मिस्टर प्रत्युष श्रीवास्तव से। वो एक्चुअल में आदित्य के ही बैचमेट है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है और राइट आफ्टर कॉलेज उन्होंने अपनी एक एडटेक कंपनी खोली है जिसका नाम है यूनिविंग्स। उनका मानना है कि क्लासरूम्स में टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लोग, लाइक अब तक जब जैसे हमने अपने स्कूल लाइफ में देखा है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना क्लासरूम्स में लर्निंग को बहुत एनहांस कर देता है। तो हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। प्रत्युष, ओवर टू यू। या थैंक यू आकांक्षा। और गुड इवनिंग सभी को जो भी ये वेबिनार देख रहे हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन इन्होंने कर ही दिया है। मेरा नाम प्रश है और मैंने यूनिविंग्स की शुरुआत की थी कॉलेज के बाद से ही। तो 2017 में ही मैं और आदित्य बोस जो दूसरे फैसिलिटेटर है इस कोर्स के, हम लोग दोनों सेम कॉलेज से ग्रेजुएट किए थे। और यूनिविंग्स शुरू करने के पीछे हमारा बस एक मोटिव ये था कि हमने जो देखा कि क्लासरूम्स है हमारे आसपास, बाकी फील्ड्स में टेक्नोलॉजी इतना बदलाव लाया, क्लासरूम्स हमारे लगभग सेम रह गई, वो आज की हो या 20 साल पहले की क्लासरूम्स हो। तो इस चीज में बदलाव लाना जरूरी था कि क्लासरूम में अगर आप टेक्नोलॉजी लाते हो तो आप कई चीजें बेहतर तरीके से कर पाते हो। तो ये हमारा उद्देश्य था कि हमें इस तरह से क्लासरूम में बदलाव लाना है और इस चीज को लेके हमने यूनिवर्स का स्टार्ट किया था। गुड इवनिंग सबको। प्रत्युष, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि यूनिविंग्स का मतलब क्या है? आपने नाम कैसे सोचा अपनी तो कंपनी का? हाँ, तो यूनिविंग्स जो नाम है वो बेसिकली 2 वर्ड से है। यूनिव जो है वो यूनिवर्सिटी से आता है और इंक्स बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम लोग जो पेपर और पेन पे बहुत चीजें होती हैं इस कॉलेज में, लाइक असाइनमेंट्स हुआ, अटेंडेंस हुआ, जिससे बहुत सारा प्रोसेस जो है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, एक टीचर आपको मतलब काफी समय जाता है उसका असाइनमेंट इवैल्यूएशंस वगैरह में। तो उन सब चीजों को हम लोग बेहतर करना चाहते थे। जितनी भी बेसिकली मतलब वो एक इंक जो है वो एक सिंबॉलिक है उन चीजों को लेके, जैसे असाइनमेंट हुआ, असेसमेंट हुआ, जो भी चीजें टीचर डे टू डे लाइफ में करता है अपना, और उन चीजों को हम ऑनलाइन रिप्लेस करना चाहते थे, इसलिए वो यूनिविंग्स नाम हमें सही लगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले कि हम आपकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी में जाएं, मैं आपसे 2 सेंटेंसेस में समराइज करने को कहूंगा कि यूनिविंग्स की जरूरत किसको पड़ती है और कब पड़ती है। यूनिविंग्स की जरूरत पड़ती है हर एक टीचर को जो भी किसी तरह के क्लासरूम एनवायरनमेंट में है, वेदर वो स्कूल में हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, किसी कॉलेज में हो। तो जहाँ भी एक टीचर एक रहता है, यूनिविंग से हमारा उद्देश्य, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा उद्देश्य ये है कि हम टीचर्स को एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके। तो जितनी भी चीजें हैं, जैसे असाइनमेंट इवेलुएट करना हुआ, अब उस पर रिपोर्टिंग वगैरह जो करनी होती है, तो टीचर का उन चीजों में ना जाए, टीचर अपना समय क्लास में पढ़ाने में दे पाए, इसलिए हमारे पास उन चीजों के लिए एक रिपोर्टिंग टूल है। तो टीचर बस एक बटन पे क्लिक करके अपने असाइनमेंट के रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्लास ओवरऑल कैसी परफॉर्म कर रही है, इन सब चीजों के बारे में उनको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करता है। तो और ऑब्वियसली एक असिस्टेंट किसी को ऐसा बुरा नहीं लगेगा कि एक असिस्टेंट के साथ एक्स्ट्रा हो। तो इस पर्पज से ही है, मतलब ये बेसिकली हमारा फोकस एरिया है। तो कोई भी टीचर जो किसी भी क्लास में इन्वॉल्व है, उनके लिए हमारा प्रोडक्ट सूटेड है। ओके, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका एक ये ऐप है, राइट? ये ऐप है क्या यूनिविंग्स का? हाँ, तो अभी हमारा वेबसाइट है और अभी हम ऐप पे काम कर रहे हैं। मतलब इस कॉल से पहले भी मैं ऐप पे ही काम कर रहा था। तो आने वाले दिन हमारा ऐप भी लॉन्च होगा, तो हमारे एक एंड्रॉयड ऐप होगा, तो फिर सब चीजें मोबाइल पे भी होंगी। वही सारी चीजें जो हम वेब पे दे रहे हैं वो मोबाइल पे देंगे। ओके, तो मेरा अगर ये कहना सही रहेगा कि आपका जो क्लाइंट बेस है वो टीचर्स है, राइट? या पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, किसी भी तरह के टीचर्स। हाँ, किसी भी तरह के टीचर्स। ओके, आपको ये आइडिया कैसे आया? क्या प्रॉब्लम देखी तो आपने जिसके कारण आपको लगा कि ये सोल्यूशन हो सकता है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी और सोल्यूशन के बारे में हम और भी बात करेंगे। हाँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे यही था कि जब हम खुद कॉलेज में थे और हमने जो क्लासरूम प्रोसेस देखा, हमारे टीचर जिस तरह से क्लासरूम्स कंडक्ट कराते हैं, असाइनमेंट्स देना हुआ, उनको सबमिट करना, मैन्युअली इवैल्यूएट करना,
उसमें हमने रियलाइज किया कि ये जो पूरा का पूरा मैनुअल प्रोसेस है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर इंस्टेंस अगर एक टीचर एक सेमेस्टर के दौरान से 4 या 5 असाइनमेंट्स देता है, उनको अलग-अलग इवैल्यूएट करता है, फिर भी एंड एंड सेमेस्टर में जब उनको असेसमेंट करना होता है, उनके पास एक साथ कोई स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट होता नहीं जिस पे वो असेसमेंट कर सके, राइट? तो हमने देखा कि जब भी इंटरनल असेसमेंट हमारे 30 मार्क्स के होते थे, तो वो जनरली मोर और लेस क्वालिटेटिव होते थे। मतलब ओवरऑल उन्होंने लगा कि चलो ये स्टूडेंट कैसा है, चलो इसको 20 मार्क्स दे, 25 मार्क्स दे, ऐसे करके, राइट? तो इन सब चीज़ों को लगा कि और ये सब चीज़ें हो क्यों नहीं पाती एफिशिएंट, क्योंकि इन सब चीज़ों में समय लगता है और ये चीज़ें मैनुअली करना ज़रूरी है भी नहीं। इसके लिए टेक्नोलॉजी ईज़िली इस चीज़ को कर सकती है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को लगा कि पूरे जो बेसिकली एजुकेशन जितना कुछ है, ये बेसिकली ये था कि टीचर्स को हम एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर पाएँ। इस चीज़ से ये हमारा स्टार्टिंग था और उसके बाद फिर इसमें और चीज़ें जुड़ गई, जहाँ पे हमें लगा कि हम क्लासरूम के पूरे एक्सपीरियंस को ही ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके आप कॉलेज में जाते हो, आप 4 या 5 क्लासरूम्स में आप एनरोल्ड होते हो, वैसे ही सिमिलर आप यूनिवेस का जब डैशबोर्ड में लॉगिन करते हो, तो आपके वो चारों पाँचों क्लासरूम्स वहाँ पे होते हैं। और हर एक क्लासरूम जो है क्लोज़ एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप हो, आपके सहपाठी है, आपके टीचर्स हैं और वहाँ पे जाके आप डिस्कशंस कर सकते हो, फाइल्स शेयर कर सकते हो, असाइनमेंट्स के सबमिशंस डाल सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था और मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन का ब्रीफ ये था हमारा। अच्छा प्रत्युष, आपने अपना आपके बारे में बताया और कंपनी के बारे में बताई, लेकिन हुँ। ये ज़रा हमें बताइए कि आपने आइडिया कैसे इंसेप्ट किया कि आपको ये करना है? कॉलेज लाइफ में कैसी रही कॉलेज लाइफ कैसी रही? हाउ डिड यू हुँ, गेट टू हुँ। आई मीन कम अप विद द आइडिया ऑफ दिस? पैशन कहाँ से आया? हाँ, तो इसके साथ साथ आप पैशन ये का भी ऐड करिए कि आप कहाँ से हैं और हाँ, हाँ। आपका थोड़ा बैकग्राउंड हमारे दोस्तों को बताते हैं। हाँ। जी, श्योर। तो मैं ओरिजिनली हज़ारीबाग से हूँ, हज़ारीबाग झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है और मेरे फादर वहाँ पे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में कार्यरत है। वहाँ पे मेरे फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर है और मैं बचपन से वहीं पे पला-बड़ा, 10th तक मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई, हज़ारीबाग में ही। और वहाँ पे मतलब मेरे बचपन से ये था कि क्योंकि पापा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो लोग घर में चीज़ें फिक्स करना, वो एक नेचुरल इंक्यूजिटिव होती है ना, वो क्यूरियोसिटी कि मतलब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? हर छोटी चीज़ के लिए हम प्लम्बर क्यों बोले, इलेक्ट्रीशियन क्यों बोले, ये तो खुद से कर लो यार। तो ये जो एटीट्यूड है, ये आई गेस वो क्योंकि फादर मैकेनिकल इंजीनियर थे, हर चीज़ों में हाथ लगाने की आदत। तो मतलब ऐसे काफ़ी कम उम्र में लाइक 7th-8th क्लास में मैं अपने फादर के साथ अपनी बाइक रिपेयर कर रहा था। तो उस समय ही मेरे को बाइक रिपेयर करने के बारे में काफ़ी चीज़ें आती थी। से वो आया कि एक मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट आया कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का। उसके बाद 10th के बाद फिर मैंने मतलब 10th के बाद ऑब्वियसली 10th के बाद एक होता है कि उस समय काफ़ी मतलब चॉइसेस जो थे वो काफ़ी कन्वेंशनल ही थे। मतलब एज़ सच बहुत वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस थे नहीं और थैंकफुली आज के डेट में प्रो बोनो जैसा स्टार्टअप है जो कि इन चीज़ों एड्रेस कर रहा है। तो हमारे उस समय जो चॉइसेस काफ़ी कन्वेंशनल थे। इसमें अच्छे हो, मैथ्स में अच्छे हो, चलो मैथ्स स्ट्रीम ले लो, जेईई की तैयारी कर लो। तो उस तरह से हमने जेईई की तैयारी की। फिर उस समय हमें फिज़िक्स में मज़ा आता था। फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स, मैकेनिक्स वगैरह सॉल्व करना, ये सब अच्छा लगता था। तो ये एक सिंपल सा मतलब ऐसा सिंपल सा फ्लो था हमारा डिसीज़न लेने का। तो मैकेनिक्स अच्छा लगता है, तो अब काउंसलिंग में हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भर दिया, सिविल इंजीनियरिंग भर दी। फिर उसमें हमारा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। तो ये सब चीज़ें फिर कॉलेज में आके पता चली कि और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। तो कॉलेज में आने के बाद फिर एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ पे इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ सिविल में उतना इंटरेस्ट था नहीं मेरा। तो सिविल में इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट था नहीं, उसके बाद फिर था कि आदमी फिगर आउट कर रहा था क्या करना है। और ये जो मतलब यूनिवेस का जो आइडिया है, ये फ्रैंकली ऐसा है कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कभी आया ही नहीं था। ये आया था मतलब बेसिकली मेरा पर्सनल लाइफ में कुछ क्राइसिस चल रही थी और आई वाज़ लूकिंग फॉर अ डिस्ट्रैक्शन, मेरे को कुछ चाहिए था, मन भटकाने के लिए कोई चीज़ें चाहिए थी। तो मुझे आइडिया आया कि चलो क्लास के जितने नोट्स होते हैं और क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इन चीज़ एक जगह रख के एक वेबसाइट बना देते हैं ताकि एग्ज़ाम के 1 रात पहले आप कहाँ-कहाँ जाते हो, हर रूम में पूछते हो ना क्वेश्चन पेपर दो, नोट दो वगैरह। तो मैंने सोचा कि चलो इन चीज़ों को एक जगह रख के अगर एक वेबसाइट बनाते हैं कि स्टूडेंट्स डाउनलोड कर ले और मुझे लगा चलो इसमें मेरा टाइम भी निकल जाएगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाऊँगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर इसको किया। मैंने फिर कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स थे, जिन्हें थोड़ा बहुत वेबसाइट वगैरह के बारे में चीज़ें पता थी, तो मैंने उनको अपने साथ में लिया। कहा कि चलो ठीक है, हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं। तो फिर ये चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर एक मतलब ये प्रोसीजर था, एक स्टेप 1 स्टेप एट अ टाइम, हम लोग आगे बढ़ते गए।
फिर फिगर आउट करते हैं कि क्लासरूम में और क्या क्या कर सकते हैं। और वो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा था कि क्लासरूम के लिए मतलब नोट्स और क्वेश्चन पेपर देने के लिए एक वेबसाइट बनाना, और वहाँ के यूनिवर्सिटी तक की आज तक की जर्नी है वो रही है। थैंक यू प्रत्युष। मेरे आई थिंक जो आपने बोला उसमें से जो मेरे दो टेक अवेज रहे हैं, पहला ये कि जैसे कल आदित्य ने भी बताया और आगे भी जो हम एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे, बहुत लोग जब एंटरप्रेन्योर का या तो उनको जैसे कीड़ा लगता है, एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो वो यंग होते हैं, राइट? क्योंकि यंग होने में शायद रिस्क कम होता है, या पता नहीं, मतलब हो सकता है शायद आइडिया ज्यादा आते हो, आपके दोस्त लोग भी हेल्प करते हैं। आप दोनों की स्टोरी में भी मैं अपने जो दोस्त हैं जो हमारे देख रहे हैं दर्शक, उनको भी ये बताना चाहूंगा कि मतलब एक दोस्तों का सहारा मिलना या दोनों अभी तक तो आपकी स्टोरी में आया है। और जो दूसरा टेक अवे मेरा ये है कि जैसे आपने बोला कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, राइट? और उससे रिलेटेड आपने अपना स्टार्टअप जो है उससे रिलेटेड नहीं है। तो कल भी काफी दोस्तों का हमारा यही क्वेश्चन आ रहा था कि जो हम पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि वो वेस्ट हो जाता है अगर आप उसी के अंदर बिजनेस नहीं करो। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो इसमें देखिए ये होता है, मेरा मेरा जो मानना है कि अगर हम कॉलेज में जब जाते हैं, ठीक है, कॉलेज या स्कूल जब हम जाते हैं और कोई भी डिसिप्लिन आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल में आप साइंस ब्रांच में हो या फिर कॉलेज में जाके आप सिविल या आईटी की पढ़ाई करते हो, तो उसमें जो पढ़ाई का जो पूरा करिकुलम है ना, वो सिर्फ एक कंटेंट कंजम्पशन के तौर पे हमें नहीं देखना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम एक सर्टेन डिसिप्लिन के रिगार्डेड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पर्सपेक्टिव होता तो शायद कॉलेजेस एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी ही होती। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जहाँ सिर्फ किताबें होती है और किताबों आप आओ, किताब पलटो, आप चीजें सीख जाओ। बट वो नहीं है, कॉलेज एक पूरा एक्सपीरियंस है और आपको सीखने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो अगर आप इधर कहते हो कि सपोज मैंने सिविल से रिलेटेड चीजें नहीं की, ठीक है, तो क्या ये पूरा वेस्ट हो गया? तो मैं मानूंगा कि नहीं। अगर कहोगे कि डू आई रिग्रेट बीइंग अ सिविल इंजीनियर, तो वो चीज मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ। वो अपना इनका एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने इंजीनियरिंग किया, वो रिग्रेट नहीं करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वहां से कई चीजें आदमी सीखता है। आप एक से नॉर्मली जैसे हम लोग फिजिक्स में भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, 4 चैप्टर से कंसेप्ट लगते हैं, एक रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, एक मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है। तो जो मेंटालिटी जो डेवलप होती है ना, वो मेंटालिटी डेवलप होती है ये कि हम लोग उसको समझे, उसको सॉल्व करें। अब ये जो हमारा जो बेसिकली ये एक स्किल होना है, इस स्किल को आप अलग डिसिप्लिन में भी अप्लाई कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे कहीं भी आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो, उस अप्रोच करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि आप बड़े प्रॉब्लम को देखो, उसके छोटे छोटे पार्ट्स खोजो कि कौन और से छोटे छोटे पार्ट्स है जिन पे आप फोकस करते हो, और फिर उन हर छोटे पार्ट्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो वो बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आप मतलब अगर एक साइंस बैकग्राउंड से है तो हम लोग वो नॉर्मली फिजिक्स में, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी हम लोग जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये सब चीजें आती गई हैं। तो ये चीजें हम लोग सीखते गए, ये सब प्रोसीजर्स हम लोग सीखते गए। जब हम लोग सिविल में भी सीखते हैं कि हाँ, एक 2 मंजिली इमारत कैसे बनानी है, ठीक है, उसके कॉलम का विड्थ कैसा होगा, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। वहां पे हम लोग चीजें फैक्टर इन करते हैं कि चलो ये अगर इमारत बना रहे हैं, एक ऑफिस की इमारत, तो यहाँ पे इतने लोग हर समय चल रहे होंगे, इनका वजन इतना होगा, उसके अकॉर्डिंग बीम पे इतना वजन आएगा। तो ये सब जो स्टेप प्रोसीजर अप्रोच जो है ना, वो सिर्फ उन फॉर्मूलोज तक सीमित नहीं रहती है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं है। वो प्रोसीजरल अप्रोच जब आप करना सीख जाते हो, आपका ब्रेन उस तरह से ट्रेन हो जाता है, तो ये स्किल आप किसी और जगह भी ले जा सकते हो। तो मानूंगा मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइन पढ़ना और जियो टेक्निक पढ़ना एक्चुअली बिजनेस रन करने में मुझे हेल्प कर रहा है। तो ये चीज है। हाँ, आई थिंक मैं बस इसको समराइज करना चाहूंगा अपने दोस्तों के लिए। आपने काफी बढ़िया बोला कि आई थिंक एक स्किल आप सिर्फ किताबों से या मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं सीखते। आपके काफी सारे स्किल्स हैं जो आप मतलब अपनी लाइफ में बस लाइफ को जीकर भी सीखते हो, राइट? आपकी छोटी छोटी या प्रॉब्लम्स जो एग्जैक्टली। होती हैं दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, ऐसे कोर्सेज में, हम्म आईटीआई से बस में, घर जाने के रास्ते में भी आप काफी बार चीजें सीखते हो, वापस आने में भी कई बार आप मूवीज के लिए जाते हो, वो भी वहां पे भी चीजें सीखते हो। हम्म पहला हमारा ऑडियंस क्वेश्चन दिव्या भारद्वाज का है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रत्युष आपके लिए। उन्होंने पूछा है कि सर, आइडिया जब आता है उसके बाद उस आइडिया को वर्क का स्टार्टअप करने में, मतलब हाँ आप हाँ अपनी उसकी जर्नी बताओ कि आइडिया आया है ना, आइडिया हम्म को आप कैसे डेवलप करते हो। पहली बात तो आइडिया हम्म कैसे आया आपको, राइट? हाँ आपने हाँ कभी सोचा था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, कब बनूंगा? तो आइडिया आपका कैसा आया, और उसके बाद आइडिया टू
आपका ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी बनना, उसकी जर्नी के बारे में बताइए। हाँ, तो आइडिया मेरा मतलब ऑब्वियसली कभी था नहीं मन में कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो जैसा कि पहला मैंने कहा था कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था कि हम लोग कॉलेज मतलब क्वेश्चन पेपर और क्लास नोट्स के लिए एक वेबसाइट बनानी थी, और उसको बनाने का कारण ये था कि बिकॉज मेरे पर्सनल लाइफ में क्राइसिस चल रही थी, मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, मुझे कोई चीज चाहिए जो कि उस चीजों से मेरा ध्यान भटका सके। तो उस वजह से मैंने वो चीजें करना शुरू की। तो ऐसा देखिए, अब जब भी कभी ख्याल करते हैं आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो अगर आप हमेशा बहुत बड़े पिक्चर के बारे में सोचो कि लगता है कि हाँ एक बिजनेस तो 5-6 एम्प्लॉयज होते हैं, उनको चीजें बताना, समझाना, पूरा प्रोसेस रन करना, तो ये इनिशियल फेज में बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, लगता है कि आप कई बार सोच के लगता है कि नहीं ये तो बहुत कुछ है, इतना कुछ मेरे से ना हो पाए, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, और ये कई बार लोगों को पीछे खींच लेती है कि नहीं ये शायद ऐसा कुछ इतना बड़ा कर नहीं पाऊँ। बट मेरा मानना है कि आप हमेशा कहते हैं ना, किसी भी मतलब मंजिल कितनी भी दूर, आप एक कदम तो बढ़ा ही सकते हो। आप उस दिशा में एक कदम बढ़ाओ, वो चीज़ करना काफ़ी है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया आता है, कोई बड़ा आइडिया, सपोज़ जैसे कि अगर आपने मान लीजिए किसी ने सोचा कि चलो मैं लोगों के लिए स्कूटर बनाता हूँ, ठीक है? तो अगर आप स्कूटर बनाने के लिए अगर आप सोचने लगे कि मुझे इंजन लगेगा, मुझे एक मैन्युफैक्चरर से टाई अप करना पड़ेगा, इतनी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है? उसका एक बेसिक वर्ज़न साइकिल भी तो हो सकता है, राइट? क्योंकि आपका आइडिया था कि लोग एक एक यंत्र यूज़ करके एक जगह दूसरी जगह जाए, तो आपने बोला कि चलो ठीक है, मैं अब साइकिल बनाता हूँ। आप उस चीज़ एक साइकिल बना के उस चीज़ को उस आपने आपका जो असम्पशन है, आपका जो आइडिया, आप उसको वैलिडेट करते हो। मतलब इसका जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में इसको कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो बनाना होता है। तो आप एमवीपी के तौर पे अप्रोच करते हो। आप ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स के तौर पे आप अप्रोच करते हो। आप देखते हो कि हाँ, कौन-सी चीज़ है जिसको आप कम समय में, कम लागत में आप बना सकते हो, और बना के आप उसको जाँच सकते हो कि आपका जो आपके मन में जो आइडिया आ रहा है, आपको जो लग रहा है सही है, वो वास्तव में सही है या नहीं? लोग और ऐसा सोचते हैं कि नहीं? तो आइडिया मेरे ख्याल से वैसा आइडिया आता है, आपको हमेशा उसके सबसे छोटा जो फॉर्म होता है इम्प्लीमेंट करने का, उस फॉर्म के बारे में आपको सोचना होता है। ओके। और आइडिया आने के बाद, जैसा कि दिव्या ने पूछा, आइडिया आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन कब बनती है? उसका वो जर्नी कैसी थी आपकी? आपको कैसे पता चला कि जो आपका आइडिया आया है उसकी हुँ, हुँ। मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं है? जैसे आपने बताया कि हुँ, टीचर्स आपकी मार्केट है ना? तो आपने हुँ, हुँ, कैसे टेस्ट किया कि किसी को जरूरत है भी मेरे आइडिया की कि नहीं है, मेरे को इसके लिए कुछ कमाने को मिलेगा हुँ, कि नहीं मिलेगा? और आपकी हुँ, हुँ। कंपनी कब बनी? वो टाइम पीरियड क्या था? तो हमारा स्टार्टिंग में जब मैं मतलब जैसे बताया हमने क्वेश्चन पेपर और क्लास नोट्स के एक रिपॉजिटरी के तौर पे हमने शुरू किया। उसके बाद फिर हमने लगा कि नहीं, हम टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और फैसिलिटीज ऐड कर सकते हैं। उस समय फॉर्चुनेटली हमारे जो डिपार्टमेंट में कुछ एक प्रोफेसर्स थे, उनसे जाके मैंने इस बारे में बातें की, और उस समय हम लोग मैक्सिमम इंटरनेट से ही सीख रहे थे। तो हमने वो सब चीजें सीखी कि हाँ एक फीडबैक फॉर्म होता है, आप कस्टमर के बारे में समझते हो, जानते हो। तो हमने कुछ टीचर्स के पास जाके उनसे बातें की, उनसे पूछा कि अगर ऐसा हो तो क्या आप यूज़ करना चाहोगे, और आपके क्या आप क्लास के बाद कभी टाइम देना चाहोगे स्टूडेंट्स को। तो इन सब चीज़ों को लेके जो रिस्पॉन्स आया, उसके बेस पे हमने प्रोडक्ट बनाना चालू किया। मेजर हमारा बूस्ट ये था कि जब मेरे थर्ड ईयर में जब मैं था में, तो उस समय ये आइडिया अभी जो है उससे भी काफ़ी मतलब उसका एक बहुत ही अनरिफाइंड सा था। तो उस समय हमने एक यूरेका बोल के कॉम्पिटिशन होता है, आईआईटी बॉम्बे का बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन है, और इसको वो लोग मतलब अपैरेंटली इट्स द एशिया लार्जेस्ट बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन। तो उसके उसमें हमने ये अपना आइडिया सबमिट किया था, और उस समय ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, बट वो उसके सेमीफाइनल्स तक हम लोग थे, तो टॉप 50 में गए थे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उस समय लोग उसमें गए बॉम्बे, जब हमें इनवाइट किया गया, और वहाँ जाके फिर और लोगों से हम लोग मिले, और कई एंटरप्रेन्योर्स को जाना, उनके बिज़नेस को जाना। फिर वहाँ जाके मतलब वो जो 2 दिन का एक्सपीरियंस था ना, वो एक अलग सी अवेकनिंग थी। वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। लोगों ने बहुत छोटे-छोटे सिंपल से प्रॉब्लम्स लोग के समझे हैं, और उनको सॉल्व करने का तरीका निकाला है। उसके अराउंड एक प्रोडक्ट बनाया जिस पे आप पैसे चार्ज कर सको। तो जो बिज़नेस के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट था ना, कि एक कोई बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स सी मशीनरी होती है, जिसको ऑपरेट करने के लिए आपको 15 साल का एक्सपीरियंस और एक मतलब अरमानी का ब्लैक टक्सीडो सूट होना चाहिए। तो ये जो चीज़ था, ये कन्वेंशन वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पे लगा कि नहीं, बहुत सिंपल से प्रॉब्लम जिनको आप सॉल्व करते हो, और उनके अराउंड आप एक बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो। तो उस समय ये चीज़ था कि हाँ, चलो उस समय ये रियलाइज़ेशन हुआ कि ये एक बिज़नेस हो सकता है।
और फिर उसके बाद हमारे कॉलेज में, क्योंकि हमारे पास ये था, हमारे पास स्टार्टिंग जो पॉइंट था हमारे पास वो यही था कि हमारे पास था कि हमें ये शुरू करना है, ठीक है। हमारे पास एक बस विलिंगनेस थी, स्किल्स हमारे पास उस समय थे नहीं कुछ करने के लिए। तो उस समय फिर धीरे धीरे करके हमने टीम बिल्ड की, मैंने फिर रिक्वायरमेंट समझा कि आखिर करना क्या क्या है, हमें वेबसाइट बनानी है, तो उसके अराउंड तो वो था वही है कि आप मतलब आप एक कदम लेते हो, फिर कदम लेके उसके बाद आप देखते हो कि जहाँ पे जो रोड ब्लॉक्स आते हैं उस पर्टिकुलर रोड ब्लॉक्स को डील कैसे करना है, उस रोड ब्लॉक को हटाने के तरीके पर ढूंढते जाओ, रास्ते साफ करते जाओ, रास्ता बनता जाता है। तो वैसे करके ही फिर धीरे धीरे करके हमारी कंपनी बनी। ओके, थैंक यू। आदित्य, मैं आपसे भी इसमें थोड़ा पर्सपेक्टिव चाहूंगा क्योंकि आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है, मेरे को लगता है उसका आंसर सिंपल होगा कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे किया। क्या आप एक दिन उठे, आपने कहा चलो अब चलते हैं, रजिस्टर करते हैं अपनी कंपनी को, और टीम मेंबर्स को आपने बोला कि हाँ चलो चलो, कैसे स्टार्ट करते हैं? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ। दोस्तों, मैं रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेता लाइफ में। तो एक चीज ये है कि मैंने कभी भी बिजनेस रजिस्टर ही नहीं किया था जब तक मेरे को पहली बार मेरा अग्रीमेंट साइन नहीं हो गया था कि मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे। बिजनेस रजिस्टर करने में करीब करीब 8 से 16 हजार लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का बिजनेस आप रजिस्टर कर रहे हो। मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करी थी, जिसमें करीब करीब मेरे को आई थिंक उस वक्त में 14,000 लगे थे, आजकल 16,000 लगेंगे। 16,000 बड़ा अमाउंट है दोस्तों। आप लोग आईटीआई में पढ़ रहे हो, हम कॉलेज में थे उस वक्त, किसी भी स्टूडेंट के लिए बड़ा अमाउंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपनी चीज को बेचना शुरू किया। तो और बेचना मैंने बहुत लेट शुरू किया। तो पहले मैं अपनी जर्नी बताऊंगा छोटे में, और फिर बताऊंगा एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने गलत तरीके से किया था। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वे बनाया। और मैंने पहले ही कल ही आपको बताया था कि मैं बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स में, जैसे कि प्रत्युष ने ही भाग लिया था, मैं भी भाग लेता था। तो आइडिया मेरा वहां इंप्रूव करता गया। वहां पे मैंने जजेस से फीडबैक लिया कि मेरा आइडिया कैसा है। उन्होंने बोला अच्छा है, लेकिन ये कमी है। मैंने वो कमी सुधारी, फिर ऐसे कमियां जान जान के मैंने सुधारी। लेकिन मैंने बेचना बहुत जल्दी शुरू नहीं किया। जब तक मैं कॉलेज में था, मैं कुछ कुछ चीजें बना रहा था, लेकिन उसे बेच नहीं रहा था। बहुत बड़ी गलती करी मैंने। उसके बाद जब मैं कॉलेज से बाहर निकला, जबकि मैं इतना काम कर चुका था अपने स्टार्टअप पर, मैंने एक भी पैसा नहीं कमाया था। उस चीज ने मेरे को थोड़ी दिक्कत दी। तो कल मैं जैसे बता रहा था ना, मेरे को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा पहले 6-7 महीने। वो मैं थोड़ा कम और कर सकता था अगर मैं कॉलेज में ही उसको बेचना शुरू कर देता। क्योंकि अगर मैं कॉलेज में अपने करियर काउंसलिंग को बेचता, तो बहुत लोग नहीं खरीदते। मैं ये नहीं कह रहा पहली बार में खरीद लेते, लेकिन मेरे पास रिस्क का कवर था, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे कॉलेज की फीस दे रहे थे, है ना। तो आपके भी पिताजी माताजी आपकी कॉलेज की फीस, आईटीआई की फीस दे रहे हैं अभी, जो भी है। तो उसके लिए आपके पास अभी रिस्क का कवर है। अगर अभी आप गलती करते हो, तो आपसे कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप पैसा कमा लो, तो आपके पास वक्त है। मेरे पास वो वक्त था 4 साल का कॉलेज में। उस वक्त मेरे को बेचना चाहिए था। तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, जल्दी से, जैसे प्रत्युष ने बोला, अगर एक वाहन का आइडिया है यहाँ से वहां पहुंचाने का, तो स्कूटर बनाने से पहले एक साइकिल बनाओ, ठीक है। और उस साइकिल को जल्दी से जल्दी, उस साइकिल में कुछ ऐसा डालो, छोटी सी चीज जो थोड़ी अलग हो, या जो थोड़ा लोगों के लिए उस काम को सस्ता कर दे। बेचना शुरू कर दो। जब बेचोगे ना, तब आपको सच्चाई फीडबैक मिलेगी। क्योंकि जब तक आप लोगों से बोलोगे ना ये खरीदोगे, वो लोग बोलेंगे हाँ खरीद लेंगे, वो तुम्हें खुश कर देंगे ये बोल के। लेकिन जब आप बोलोगे अच्छा 100 रुपए निकालो, ये 100 रुपए की चीज है, तब वो पूछना शुरू करेंगे अच्छा ये है क्या, इसमें क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें। तो तब अगर आप उन्हें बेच पाए, तो मतलब आपका आइडिया चल जाएगा। नहीं बेच पाए, तो उनसे पूछना कि आपने क्यों नहीं खरीदा, और उस चीज को सुधारना। तो ऐसे मेरे ख्याल से आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। आई थिंक ये काफी अच्छा पर्सपेक्टिव है। प्रत्युष, आप पे जाने से पहले मैं एक बार छोटे से समराइज करना चाहता हूँ कि आदित्य ने क्या बोला। तो बेसिकली आदित्य, आप जो कह रहे हैं कि आपको अपना मार्केट टेस्ट करना पड़ेगा। जो भी आपने सोच लिया कि आपको ये प्रोडक्ट देना है मार्केट में, या आपको ये सर्विस लानी है, पहले आपको वो लोगों से टेस्ट करना पड़ेगा कि लोग उसके लिए पैसे देते भी हैं कि नहीं। तो हो सकता है अपने पड़ोस में जाके आप लोगों से पूछो और हाँ हाँ सब बोल देंगे, लेकिन जब पैसे निकालने की बात आएगी तब आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअली में मैं बेचना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, उसको कोई खरीदने के लिए है कि नहीं। राइट? प्रत्युष, आपने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? तो मेरा बिजनेस कॉलेज में बताया समय 3rd ईयर में हम लोग इवेंचुअली जब बिजनेस प्लान कंपटीशन में गए थे, तो उस पॉइंट से मैंने सीरियसली लेना चालू किया। और उसके बाद हमारे एंड पे भी मतलब उस समय कॉलेज में स्टूडेंट्स थे, तो जैसा कि बोस ने बताया कॉलेज में काफी समय हमने ही बर्बाद किया उस चीजों को लेके कि हमारा जो टीम बिल्ड करना, चीजों को सीखना,
तो इनिशियली जो ये भी था हमारा मेरे मन में एक ब्लॉक था कि एक वेबसाइट बनानी है या फिर कोई भी चीज करना है तो उसके लिए जो स्किल चाहिए वो थोड़े ज्यादा चाहिए, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करके फिर वो चीजें सीख पाऊंगा, खुद सीख पाऊंगा। तो इसलिए टीम बिल्ड करना और लोगों को कन्विंस कर पाना कि आओ। और तो मतलब फॉर्चुनेटली या कई हद तक है कि मतलब जो होता है ना कि अपने अपने इस कमी अपने एंड पे भी रही कि हम लोग टीम बिल्ड नहीं कर पाए उस समय कॉलेज के दरमियान। तो कॉलेज के समय काफी टाइम मतलब जो हमारा जाना चाहिए था प्रोडक्ट के बनाने वगैरह में, वो हमारा उतना टाइम अच्छा यूटिलाइज हो नहीं पाया। एक्चुअली फिर जब हम कॉलेज से निकले उसके बाद फिर मैंने खुद ने बहुत कुछ सीखा मतलब चीजों को बनाने के बारे में। तो मैं अभी आज के डेट में काफी कुछ मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें काफी मेजर पार्ट मैंने खुद ही कोड किया हुआ है। तो ये सब चीज आगे कॉलेज के बाद मैंने सीखी, उसके बाद मैंने टीम बिल्ड की और फिर ये और लोगों को मैंने अपने साथ लाया जो बेसिकली मेरे इस विजन में बिलीव करते थे। और उसके बाद हमने कॉलेज के बाद से ही अपना ये स्टार्ट किया। ओके, तो तो ये जैसा 2017 आदित्य के ने अगस्त में। हाँ हाँ, हाँ। तो जैसे आदित्य ने बोला कि जैसे वो अपना प्रोडक्ट जाके कॉम्पिटिशन्स में टेस्ट करते थे, राइट? जैसे दिल्ली हम्म। में हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कंपटीशन हो रहे हों या कोई सेमिनार हो रहे हों, तो इन हम्म। सब की भी आई थिंक हमको अवेयरनेस देनी चाहिए अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुत हाँ जी, बार हाँ आपके जी। दिमाग में आइडिया होता है। तो प्रत्युष, आपने भी यही किया? हाँ हाँ, तो ये बिजनेस मैन कॉम्पिटिशन्स में जाने से ये फायदा होता है। इनफैक्ट आपको आइडिया के बाहर जाना काफी जरूरी है, क्योंकि एक ये चीज एक बायस जो होता है ना, अगर आप खुद एक आइडिया क्रिएटर हो तो आपके मन में एक बायस ये रहता है कि क्योंकि सपोज आप एक आइडिया आपके मन में आता है, फिर आप उस चीज पे काम करते हो और फिर उस पे आपने महीने 1.5 महीने 2 महीने आपने उस पर काम किया। अब आपका जो मन है ना, आपके मन में एक बायस आ चुका है उस चीज को लेके कि ऑब्वियसली आपको अच्छा लग रहा है, आपको सही लग रहा है, तभी तो आप उस पर समय दे रहे हो। तो आपके मन में एक बायस हमेशा रहेगा, तो उस चीज को अगर ऑनेस्टली जो है ना ऑनेस्टली इवेलुएट आप खुद नहीं कर पाओगे कि उसका क्या मतलब है, वो आपका सही है कि आइडिया सही है कि नहीं। और बिजनेस जो है, बिजनेस एट द एंड ऑफ द, आप जब बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, पर्पस ये है कि आप कुछ ऐसी चीज बिल्ड करो जिसके लोग पैसे दे सके, लोग पैसे देना चाहे। तो इसलिए उस आइडिया को बाहर लेके जाना, दूसरों की सुनना, वो बहुत जरूरी है कि आप उस आइडिया को बाहर लेके जाओ, उसके बाद जाके दूसरों से सुनो। और दूसरों से सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि है ना आपको हाँ या ना में हमेशा जवाब मिलता है। आपको ध्यान सुनना होता है कि वो कह क्या रहे हैं, उसमें कमी कहाँ है। ठीक है, आपके आपके प्रोडक्ट में कमी कहाँ है, क्या चीज है जो आपका प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर क्या और चीजें हैं जो वो चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट करे बट वो अभी करेंटली नहीं कर रहा है। क्या चीजें हैं जो आपका प्रोडक्ट का जो सर्विस है, आपका जो आइडिया वो गलत कर रहा है। और इस तरह से आप उस चीजों को मॉडिफाई करते हो, तो इवेंचुअली ये मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं सबकी जर्नी में एक कॉमन मतलब ट्रेंड रहा है कि आप जिस आइडिया को लेके स्टार्ट करते हो, एंड में वही आइडिया प्रोडक्ट नहीं बनता है। उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आती हैं, और वो चेंजेस वो मॉडिफिकेशंस जो है वो आते हैं इन्हीं चीजों से कि आप मार्केट से जाके सुनते हो, आप लोगों से जाके सुनो। तो काफी जरूरी है आइडिया को बाहर लेके जाना। इंटरेस्टिंग प्रत्युष, क्योंकि आई थिंक आप फीडबैक की भी बात कर रहे हो, राइट? और सब जगह या से एग्जैक्टली। फीडबैक लेना, जो भी आपने आइडिया हम्म। बनाया है उसका, जो भी आपने छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है, उसको हम्म। जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना और ज्यादा से हम्म। ज्यादा लोगों से फीडबैक लेना, क्योंकि वही लोग हम्म। इवेंचुअली यूजर्स होंगे। मतलब या उसके एग्जैक्टली। पैसे वही लोग देंगे। हाँ, वही आपके पास पैसे कोई देंगे। पर्सनल छोटा सा इंसिडेंट है जब आपको कोई फीडबैक मिला हो जो आपके साथ रह गया हो? बहुत छोटा सा। बहुत छोटा था फीडबैक हमारे, जब हैदराबाद में था मैं, तो हैदराबाद में कॉलेज के बाद जब मैं हैदराबाद मूव किया था और वहां पे फिर हम इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, तो तकरीबन साल भर काम करने के बाद उसके बाद मैं मतलब रैंडमली कॉलेजेस में विजिट करता था। और कॉलेज में विजिट करके वहां पे मैं मीटिंग्स खोजता था कि किसी एचओडी से, किसी प्रोफेसर से, वहां से उनसे मीटिंग्स मिल जाए। तो मीटिंग मिल जाए, उसके बाद ये चीज थी कि मीटिंग मिलने को लेकर मतलब मैं ट्राई करता रहता था। तो एक बार उसी अराउंड लेके एक से 2019 की बात है, जुलाई या अगस्त के अराउंड में कॉलेज में गया था, जहाँ पे जब मुझे इवेंचुअली एक मीटिंग मिली एक प्रोफेसर से, मैंने उनको बोला कि क्लासरूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वगैरह करके है हमारा ऐसा। तो उनके मन में जो जनरल आइडिया था ना उनका, मतलब वो चेहरे का एक्सप्रेशन देख के पता चलता था कि वो जो आया उन्होंने जिस तरह से परसीव किया है क्लासरूम टेक्नोलॉजी को, वो टीचर के लिए हमेशा उसका परसेप्शन ऐसा रहा है कि अरे यार अब एक और सॉफ्टवेयर यूज करने का, या फिर एक नया कुछ हो गया, या अब एक अलग हेडेक आ गया, अब प्रिंसिपल बोलेगा इसको यूज करो, तो इस पर अटेंडेंस लगानी है, नहीं वो करनी है। तो ये जो पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, तो ये फीडबैक जो था ना, ये फीडबैक काफी रिमार्केबल था, क्योंकि
उसके बाद मैंने और भी और भी प्रोडक्ट्स देखे जो इसमें है, और फिर ये पाया कि इसमें जो हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, इस चीज पे उतना ध्यान दिया नहीं गया। मतलब जितना खूबसूरत आपका जीमेल का इनबॉक्स है या फेस है और व्हाट्सएप है, उतने उतने अच्छे एप्लीकेशंस है नहीं कॉलेजेस के लिए, कॉलेज क्लासरूम्स वगैरह के लिए। तो यूजर एक्सपीरियंस के टर्म पे ध्यान कम दिया गया। उसके बाद फिर जब मैंने अपना प्रोडक्ट का जब डेमो दिया था वहाँ पे, वो मतलब 2-3 टीचर्स थे वहाँ पे, उनको जब डेमो दिया तो उन्होंने ये कहा कि कि जो दूसरा प्रोडक्ट था, जो ये लोग पहले यूज कर रहे थे, उसमें उनको वो लगता था कि उनको यूज करना पड़ रहा है बिकॉज़ एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है। और उस समय ऑनेस्टली हमारा प्रोडक्ट कोई बहुत अच्छा था भी नहीं। उस समय कुछ बहुत सिंपल 2-4 चीज़ें थी जिस पे हमने ध्यान दिया था कि चलो ठीक है, एक डैशबोर्ड में आप लॉगिन करते हो तो टीचर्स को सारे क्लासरूम्स एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ होने चाहिए। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी जो कि टीचर्स को पसंद आ गई थी कि हाँ, चलो ये समझ में आ रही है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ मेरे को दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ रहा। तो वो एक फीडबैक जो स्टक किया था कि नहीं, इन चीज़ों में यूज़र एक्सपीरियंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप जब एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोडक्ट किसी के मतलब आप समझ लो, आप किसी की दिनचर्या का एक पार्ट बनाना चाहते हो अगर अपने प्रोडक्ट को, और आपका प्रोडक्ट अगर उनके उसी डेली लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, तो वो उस चीज़ को वॉलंटरली क्यों एक्सेप्ट करेंगे? आपको उनको वैल्यू देना है। आपको ये चीज़ एंश्योर करना है कि अगर आपके प्रोडक्ट से उनकी लाइफ बेहतर होनी चाहिए, उनकी लाइफ और आसान चाहिए। तो ये फीडबैक मुझे उस मतलब पर्टिकुलर मीटिंग में मिला था। इंटरेस्टिंग प्रत्युष। तो मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हम उद्यम और प्रो बोनो ये एंटरप्रेन्योरशिप का पायलट कर रहे हैं, जैसा कि प्रत्युष ने बोला कि आपको कॉन्स्टेंटली फीडबैक मिलते रहेंगे आपके जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो आप लोग भी जब बनाएंगे उस टाइम पे प्रत्युष, मरियम, आदित्य, विश्वास और जो भी हमारे बाकी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपकी सर्विस के ऊपर आपको फीडबैक देते रहेंगे। ये लोग आपको मेंटोर भी करेंगे कि क्योंकि इन सबके पास खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन सबकी खुद की कंपनीज है, तो ये आपको ये भी बताते रहेंगे कि ये सही है या ये नहीं सही है, ये आपने ये सोचा नहीं है इसको बनाते हुए, या आपने इसको आपको जल्दी से मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो मेंटोरशिप का पॉइंट प्रत्युष ने बोला और ये जो कांस्टेंट एक फीडबैक का पॉइंट प्रत्युष ने बोला, ये मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने ध्यान में रखें, क्योंकि जब अगले हफ्ते से प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो आपका जो वेबिनार रहेगा, जो अपने टीचर्स के साथ रहेगा, अपने एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेटर्स के साथ, वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर रहेगा। आकांक्षा। प्रत्युष, पिंकी भारती ने एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। वो कह रही है कि यूजुअली लड़कियों को पेरेंट्स उतने पैसे नहीं देते हैं स्टार्ट अ बिजनेस, क्योंकि इन जनरल एक जेंडर डिवाइड है और वैसे डिफरेंसेस है हमारी सोसाइटी में। तो ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकती है एज अ वुमन इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस? वो कैसे इनिशिएट कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप? हाँ, तो अब देखिए इसमें मतलब पर्सनली इसके जो मतलब जो सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट है अबाउट बीइंग अ वुमेन स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो इस पे मेरा पर्सपेक्टिव उतना ऑनेस्ट नहीं होगा बिकॉज आई डोंट डील विद दैट, आई हैव नॉट हैव टू डील विद दैट सिनेरियो। तो आई विल आंसर होना से मैं थोड़े से उसके रिलेटेड लाइन पे आंसर करूंगा कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे आपने कहा कि एक वुमेन है, उनको मतलब घर से पैसे नहीं मिल रहे या फिर स्टार्ट करने में इंकरेज नहीं मिल रहा, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो इनिशियली हर घर ऑफर मतलब होता है, राइट? वो हमने भी इनिशियली वो चीज फेस की कि वो रेजिस्टेंस एक होता है, क्योंकि जो आइडिया होता है ना कि जॉब कर लो, तो जॉब कर लो वो सेफ रहेगा, तो वो जो आइडिया होता है, तो जॉब करने को लेके वो रेजिस्टेंस हमने भी देखा। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कुछ एक इंडिकेटर दो जिसमें आपके पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ, एक प्रोग्रेस हो रहा है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, ताकि उनको भी उस एक एश्योर करने के लिए, उनको भी कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई चीज होनी है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी बिजनेस में जिसमें आपको पैसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि अगर आपको स्कूटर बनाने का आइडिया है तो आप साइकिल तो बना ही सकते हो। तो मेरा मेरा मानना ये है कि आपको मतलब उस चीज को बैठ के आपको समय देना पड़ेगा, उस बारे में सोचना पड़ेगा। बट आपको किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने का आपको जो सबसे कम लागत तरीका है, सबसे कम समय वाला तरीका है, उस चीज के बारे में आप सोचो और उस चीज से जाके आप वैलिडेट करो। उस प्रोडक्ट को लेके आप जब वैलिडेट करते हो ना, फिर आप अगर उसके बाद ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस के अलावा भी जब आप रेजिस्टेंस के बावजूद अगर आप जाके कभी मतलब ऐसा बोलते हो कि हाँ चलो ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग मेरी चीज खरीदना चाह रहे हैं, अब मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चीज बनानी है, तो आई थिंक देयर इज अ बेटर चांस के कि हो सकता है कि थोड़ा उसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए। ओके, आई थिंक ये ज्योति ने पूछा था ना क्वेश्चन, आकांक्षा? नहीं, पिंकी।
पिंकी ने। आई थिंक ज्योति का भी सिमिलर क्वेश्चन है, और आई थिंक मैं इन क्वेश्चंस को काफी इनकरेज भी करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस आएंगे और हम काफी सारे मतलब विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी लेकर आएंगे, राइट। हम डाइवर्स बैकग्राउंड से तरह तरह के लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स जो बन चुके हैं उनको लाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हर जो आंसर है मतलब वो एक कोई सही गलत आंसर नहीं है, लेकिन हम ये क्वेश्चंस बार बार लेंगे ताकि हम मतलब औरतों के नजरिए से भी समझ पाए कि जो एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम आई है, राइट। हम ये जानते हैं कि क्योंकि हम तीनों ही लड़के हैं इस वेबिनार पे जो बोल रहे हैं, तो हमारी रियलिटी भी डिफरेंट है। हमको थोड़ा फैमिली ज्यादा सपोर्ट भी करती है, तो ये एक फैक्ट है इंडियन कल्चर का, इंडियन सोसाइटी का। तो हम पिंकी और सृष्टि, ज्योति का, सॉरी, दोनों का क्वेश्चन है दोबारा से भी लेंगे। एक क्वेश्चन और है प्रत्युष, आदित्य, आकांक्षा, आप कोई भी आंसर कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स में भी बिजनेस अपना कोई बना सकता है कि नहीं। ये क्वेश्चन कल भी आया था, मैं भूल गया किसका था, और अभी भी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप इसका आंसर करिए। एब्सोल्युटली, स्पोर्ट्स में बिजनेस क्यों नहीं हो सकता है? बिजनेस इज ऑल अबाउट आइडियाज एंड इनोवेशन। तो अगर स्पोर्ट्स के सेक्टर में कोई भी इनोवेटिव आइडियाज आपके हैं, या आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम है, शॉर्टकमिंग है, उसका आप सॉल्व कर सकते हैं, तब ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसपे बिजनेस नहीं कर सकते हम, या फिर जिसपे हम कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। बिजनेस का मेन, आई थिंक वन ऑफ द मेन points is also to improve, bring about an improvement, and bring about introduce an innovation to make things easy for everyone. So of course, why not? Sports is not only about जो हम देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, या फिर जो हमें दिखता है, उसके बैकग्राउंड में कितने सारे काम होते हैं, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कितने सारे दिक्कतें आती हैं सबको जो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज है या फिर प्रोडक्ट है, तो ऑफ कोर्स ऐसा तो हाँ हाँ दोस्तों, मैं वैसे पीछे से सुन रहा था, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स का बात आई है, स्पोर्ट्स का मेरे पास 3 एग्जांपल है स्पोर्ट्स में ही इनोवेशन का। तो पहले एक तो जो आप जिम में देखते हो ना, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो बेंच प्रेस तो सुना ही होगा सब लोगों ने। तो बेंच प्रेस करने के लिए एक पट्टी जैसा होता है, तो पट्टी यहाँ पे दोनों हाथ में आप बांध लेते हो, और फिर बेंच प्रेस करने में आपको ज़्यादा मसल है ना, उसको हेल्प करता है, वो मदद करता है और जल्दी रिकवर करने को, यानी कि जो दर्द होता है ना, जो कि आप पे मसल फटता है, वो जल्दी रिकवर होता है। दूसरा एक इनोवेशन था माउथ पीस। आप जब भी वर्कआउट करते हो ना, तो वर्कआउट करते टाइम आपका बॉडी बैलेंस नहीं होता है सही से, जिसका नेचुरल बॉडी होता है वो सही से बैलेंस नहीं होता, संतुलन नहीं होता। तो वो माउथ पीस जो होता है ना, जो आपने टेनिस या फिर WWE में देखा होगा, कि बॉक्सिंग में देखा होगा माउथ पीस लगाते हैं, तो वो माउथ पीस रबर का बनता है या फिर कोई सिलिकॉन मटेरियल का बनता है, मुझे साइंस तो नहीं पता उतना, लेकिन उसके लगाने के बाद आदमी का संतुलन, यानी कि सीधा खड़ा होने को उसका सही हो जाता है। और इसका टेस्ट कर सकते हो, आपके पास पेन तो होगा सभी के पास, देखता हूँ मैं। तो पेन अगर आप यहाँ पे ऐसे मुंह में लगाएंगे, ऐसे लगाने के बाद पहले पेन के बिना आप एक पैर पे खड़े होके ऐसा खड़े होने को कोशिश करिए, तो आपका संतुलन चेक करना। दूसरा, एक पेन लेके ऐसे लगाने के बाद फिर से वो कोशिश करना, आपका संतुलन बिल्कुल एक ही बार से बेटर हो जाएगा। इसका साइंस क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक बार कोशिश तो करना। लेकिन हर बार कंपटीशन के बीच में पेन तो लगा के नहीं जा सकते, तो इसीलिए वो इनोवेशन हुआ था। दूसरा, एक मेरा दोस्त का कंपनी के द्वारा बना था कि जो फुटबॉल मैचेस होते हैं ना, ये पूरा इंटरनेशनल नहीं बोल रहा हूँ, जो लोकल फुटबॉल मैच होता है अपने दोस्तों में खेलते हो, तो कंपटीशन जो बनता है ना, उसके लिए स्कोरिंग का सिस्टम लगाने के लिए कि किसने गोल मारा, किसके पास बॉल ज़्यादा देर थी, कितने पास हुए, उसका पूरा टैली बनता है। अभी तक किसी ने लोकल या अपने दोस्तों का टीम के लिए किसी ने बनाया नहीं, तो ये इन्होंने बनाया, उसका पूरा सिस्टम था, पूरा कंपटीशन का डिटेल्स आते हैं कि किसने शूट मारे, किसने गोल मारे, पूरा डिटेल जितना इंटरनेशनल फुटबॉल होता है वैसे किया है। तो स्पोर्ट्स में बिल्कुल इनोवेशन है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। तो इनोवेशन ये आपको कॉपी नहीं करना है, लेकिन इसी द्वारा आपको देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है। तो साइंस अगर आप जानोगे तो बेनिफिट है, लेकिन अगर साइंस नहीं भी पता, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम को देखने की ये दृष्टि होनी चाहिए।
तो आप प्रॉब्लम देख पाओगे, फिर जाके उसके ऊपर कुछ करने का सोच आ सकती है। तो उसके साथ मेरा ख़त्म होता है। थैंक यू समंत। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रवि भारद्वाज का ये क्वेश्चन था। तो आप अगर हो सकता है तो आप लिंक्स में जो आपने कंपनीज का नाम बोला, अगर आप वो डाल सकते हैं तो जिनको इंटरेस्ट है वो जाके उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है उनका। कि मुझे लिंक्स देखना पड़ेगा। तो आप मेरे कभी पास भी कर देना। हाँ, हाँ, आपका अगर नाम दे देना। राइट, मैं आपको नाम दे दूंगा एक बार चेक करके, तो आप उसका वेबसाइट देख सकते हो। वेबसाइट मुझे मिला तो मैं इमीडिएटली दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। प्रत्युष, वापस आप पे आते हैं। काफी सारे हमको क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी मैं तो सिर्फ प्रिया का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लेकिन काफी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि घर वालों को कैसे अपनी साइड पे लाया जाए, क्योंकि घर वाले रोकने की भी कोशिश करते हैं, टोकने की भी कोशिश करते हैं। तो उसको कैसे समझा जाए, पहली बात तो कि वो क्यों रोक रहे हैं। और मतलब आप पहले अपने पर्सनल उससे बताइए कि आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे या नहीं थे। अगर किस चीज में नहीं थे, आप उनको अपनी साइड पे कैसे लाए, या कब ऐसा हुआ कि आपके पेरेंट्स को आपके पे कॉन्फिडेंस आ गया। तो आपकी जर्नी अपने पेरेंट्स के साथ कैसी रही? तो इसमें वाले देखिए, इसमें लूंगा कि जो कहते हैं ना कि अपने पेरेंट्स को अपने साइड लाना या फैमिली को कन्विंस करना, आई गेस एक पॉइंट तक आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो एक पॉइंट के तक ना आपको इसके अराउंड ही अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है कि वो आपसे नाराज होंगे, दुखी होंगे। और ये चीज समझना जरूरी है कि देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि आप अगर उनके नजरिए को समझो कि आपको जब आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बिजनेस के लिए आपको मना करते हैं, आप ये कहते हैं कि बेटा नौकरी पकड़ लो, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहता कि आप एक अच्छा बिजनेस करो, आपका बिजनेस बड़ा हो, ग्रो करे। बट वो चाहते हैं कि वो आपको वो हार्डशिप के थ्रू जाते देना नहीं चाहते, कि आप उन हार्डशिप के थ्रू जाओ जहाँ मतलब जिसके थ्रू जाना होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इनिशियल फेज में आई डोंट थिंक देयर इज अ वे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको इसके अराउंड ही रास्ता बनाना पड़ता है। हेलो। हाँ, हमें सुनाई दे रहा है। अच्छा, अक्षय का वीडियो फ्रीज हो गया तो मुझे लगा मेरा इंटरनेट चला गया। हाँ, तो वही इनिशियली तो आपको मतलब इसके अराउंड ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है। उसके बाद जब आप कुछ प्रॉमिस शो करते हो, जब आपको आपके बिजनेस से कुछ प्रॉमिस शो होता है, प्रोग्रेस दिखता है, और ये चीज को आप मतलब कॉन्स्टेंटली अगर आप कम्युनिकेट करते रहो अपने पेरेंट्स से, और उनको प्रोग्रेस दिखता है कि हाँ चलो ये रास्ता कहीं जा तो रहा है, तो फिर वो सपोर्ट जो है ना, वो सपोर्ट धीरे धीरे ही आता है, थोड़े स्टेप्स में ही आता है। और इनिशियली इसके अराउंड ही आपको वर्क करना पड़ता है। ये मतलब सैड रियलिटी है। इनफैक्ट इनिशियल स्टेजेस में जब मैं खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहा था और मैं एक इवेंट में गया था, आई ऑल्सो हैड द सेम क्वेश्चन। मैंने भी एक सेशन पूछा था, तो ये जो आंसर है वो मैं काफी हद तक मैं उसी आंसर को रिपीट कर रहा हूँ जो मुझे मिला था। और वो यही था कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे इनिशियली, तो उसके अराउंड ही रास्ता बनाना पड़ता है। प्रत्युष, एक और क्वेश्चन है वैभव का। वैभव पूछ रहे हैं कि किसी भी बिजनेस को करते टाइम हम लोगों की नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आदित्य, आप भी अपने व्यूज जरूर बताइएगा। तो नीड आइडेंटिफिकेशन का ऐसा है कि हमेशा देखिए, हमेशा कोई भी ये जो मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ये स्टार्ट तो होता है आपके सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जब आप अपने अराउंड चीजों को ऑब्जर्व करते हो, फिर देखते हो किसी को प्रॉब्लम है। और कई बार आपका ऐसा होता है कि आपका कोई पर्सनल लेवल पे आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, एंड देन यू सी कि हाँ, आपके जैसे और भी लोग हैं। सपोज एज अ स्टूडेंट आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की, तो आपको लगा कि और भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती होगी, या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो उन कॉन्टेक्स्ट में आप मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा से आपके मन में ही होता है। और उसके बाद इसके अराउंड आप मतलब एक बार जब आपको आइडिया आता है, तो आप उसको आइडिया को अच्छे से फॉर्म करते हो कि आपका मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और आप किस तरह का सॉल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो। और उसके बाद आप लोगों से बात करते हो, जानने की कोशिश करते हो कि क्या ये प्रॉब्लम ये सिर्फ आपको हो रही है और लोगों को हो रही है, या फिर लोग इसका सॉल्यूशन चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो प्रॉब्लम पे फोकस करना काफी जरूरी होता है कि आप प्रॉब्लम पे फोकस करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन खोजने का ट्राई करो। और इसमें मतलब ऐसे इस पे थोड़ा डिटेल में जाके मैं एक बहुत मैसिव डिस्टिंक्शन पे जाना चाहूंगा कि जहाँ पे आप प्रॉब्लम और सॉल्यूशन फोकस होता है, वो कैसे वेरी करता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपके मन में आइडिया आया कि मैं एक एरिया में जिम बनाता हूँ, तो उसमें अगर आपने सॉल्यूशन पे फोकस किया जिम पे,
और फिर जाके आप लोगों से बात करते हो कि क्या आप एक सिक्स पैक बॉडी चाहोगे, क्या आप एक परफेक्ट बॉडी या फिर आपको क्या सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, तो इसमें आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चाहता है अपनी बॉडी अच्छी बने, मूवीज में आप जैसा देखते हो वैसी बॉडी बने, तो फिर आपको उससे आपको अपना आइडिया वैलिडेट होता लगेगा, अच्छा इस जिम का आइडिया तो वैलिड है मेरा, तो जिम मुझे इस लोकेलिटी में खोलना चाहिए। और फिर आपको जब खोलते हो और फिर आपको एनरोलमेंट्स नहीं आते, जब लोग आ नहीं रहे, फिर आपको लगता है गलती कहाँ पे हो गई। तो इस केस में गलती यहाँ पे होती है कि आप सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे थे, ना कि प्रॉब्लम पे। तो जब आप प्रॉब्लम जो है कि मतलब लोग अनफिट है या फिर लोग को फिटनेस की जरूरत है, तो इस प्रॉब्लम के अराउंड और भी चीजें कंस्ट्रेंट्स है कि क्या लोग समय देना चाहेंगे, क्या लोगों के पास समय है देने के लिए, उसके अलावा क्या उनमें मोटिवेशन है जिम करने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के अराउंड जब आप अपना रिसर्च करते हो ना, जब आप देखते हो कि एक सर्टेन लोकेलिटी में मुझे जिम है नहीं खोलना, ये इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि वहाँ के लोगों का एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल कैसा है, क्या वहाँ के लोग कोई स्पोर्ट्स में इंगेज करते हैं। तो ये एक आपको इंडिकेटर होता है कि चलो अगर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी है फिजिकल एक्टिविटीज की, तो फिर भी जो मिल रहा है उसमें लोग इंगेज कर रहे हैं, तो वो इंडिकेटर है कि हाँ अगर आप एक जिम खोलोगे तो लोग उस जिम में भी आना चाहेंगे। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम पे फोकस अगर करो रेदर देन सॉल्यूशन, तो आपको मतलब सही जवाब वहां से मिलेंगे। और वो जो सॉल्यूशन होता है वो कभी मतलब ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन आप स्टार्टिंग में आप बना के डिलीवर नहीं करते हो, सॉल्यूशन का आप एक वर्जन बना के डिलीवर करते हो और फिर उसको टेस्ट करते हो कि रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस चीज को आइटरेट कर मतलब उस चीज को आइटरेट चेंज करते रहते हो। तो उसमें जैसे एक सिंपल सी एनालॉजी होती है कि जब भी आप स्टार्टअप करते हो और किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन डिफाइन करना चाहते हो, तो इसको अगर आप एक लाइक एक बहुत सा एनालॉजी, आई डोंट थिंक ये कितना फिट बैठता है, बट जैसा एक होता है ना कि आप एक स्पेस शटल की तरह अगर आप सोचो कि आपका बिजनेस एक स्पेस शटल की तरह है, जहाँ पे आपको सब कुछ पहले से प्लान कर देना है और फिर एक लॉन्च कोड लगा के आपको उसको लॉन्च करना है। तो उस तरह से बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस चलता है कार की तरह, जहाँ पे आप रास्ते पे बढ़ते रहते हो, उसके बाद आपको कोई ठोकर आया तो आप उसके बगल से रास्ता निकालते हो, कोई मोड़ आया तो आप गाड़ी मोड़ते हो, कोई दूसरा मोड़ आया दूसरी तरफ मोड़ते हो, और फिर उस तरह से आप अपने रास्ते पे पहुंचते हो। एक काफी आदित्य, इंटरेस्टिंग। कुछ ऐड करना है? हाँ, तो मेरे ख्याल से प्रत्युष ने पूरा कवर कर ही दिया, मैं इसको छोटे में कवर करूंगा। दो टाइप की प्रॉब्लम होती है, एक जो आपको खुद फेस होती है और आप उसका सोल्यूशन निकालते हो, उसे बोलते हैं यूजर इनोवेशन, कि आपको खुद कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और आपने उसको सॉल्व कर दिया। तो ये मेरे केस में हुआ था। कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि आपको आसपास प्रॉब्लम दिखी कि दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। जैसे पैडमैन की कहानी, आप सबने पैडमैन फिल्म देखी होगी। अब अक्षय कुमार को वो खुद तो प्रॉब्लम, मतलब अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो था, अक्षय कुमार खुद तो पैडमैन नहीं है, बट जो एक्चुअल पैडमैन है उन्हें वो खुद तो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो उन्होंने देखा कि समाज में एक प्रॉब्लम है, एक दूसरे वर्ग यानी कि महिलाओं को वो प्रॉब्लम हो रही है कि उनके पास सही सैनिटरी पैड्स नहीं है, वो कपड़े का इस्तेमाल या कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती है जो उस काम के लिए सही नहीं है ना? और उससे उनकी इनोवेशन निकली, उन्होंने दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो जैसे कि प्रत्युष ने कहा, अपने आसपास देखते रहो कि किस-किस चीज में कैसे-कैसे सुधार किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, जो आपको एकदम दिख रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो आपको दिख रही हो लेकिन दूसरों को नहीं दिख रही हो। फिर आपने उस चीज को सॉल्यूशन दिया लोगों को, तो लोगों को पता चला, अरे हाँ, ये तो प्रॉब्लम थी। ये भी होता है। तो इस ऐसे कुछ-कुछ टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जो आप अपने ऑब्जर्वेशन, अपने दृष्टिकोण के ज़रिए पता कर सकते हो। प्रत्युष, वो जो घर और सपोर्ट वाली जो क्वेश्चन थी, उसका एक फॉलोअप क्वेश्चन आया है। दीपक राव ने पूछा है कि सर, अगर ओके। हम घर वालों के मना करने के बाद कोशिश करेंगे और वो बिजनेस अगर फेल हो गया तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने ये डिस्कस करा था कल के हाउ 9 आउट ऑफ 10 बिजनेसेस यूजुअली फेल हो जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो इसमें देखिए घर वालों के, जो मैंने कहा कि उसके अराउंड रास्ता बनाना पड़ता है। अगर जो घर से आपको जो ऑब्जेक्शन मिलता है बिजनेस स्टार्ट करने को, अगर आप मतलब इसमें देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिकेट करना। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके पेरेंट्स जब आपको बिजनेस करने से मना भी करते हैं, वो आपके इंटरेस्ट में ही मना करते हैं। तो अगर आप इस चीज को ऐसे देखोगे ना कि आपके घर में 2 टीम बढ़ गई है, आप टीम ए हो, आपके पेरेंट्स टीम बी है, और अब टीम ए को परफॉर्म करके जीत के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो टीम बी आपको बुली करेगी। तो ये देखने का ही एक पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा गलत है। इसमें आपको ये करना होता है कि आपको कम्युनिकेट करना, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि पेरेंट्स इनिशियली ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि आपका बिज़नेस मतलब कैसे आगे जाके आएगा और कैसे बिज़नेस बेटर बनेगा। तो इनिशियली उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आता है, राइट? तो मैंने जैसे कहा कि आप उन चीज़ को छोटे-छोटे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि आप
आप मतलब पूरे फुल स्केल बिजनेस आप नहीं भी करके आप अगर छोटे स्केल में चीजों को करते हो और उनको टाइम टू टाइम आप वो प्रूफ दिखाते रहते हो, यहाँ पे आप बोलते हो कि चलो ठीक है कि सपोज हमने ये छोटे स्केल पे इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया, हमें ये रिस्पॉन्स मिला है और हमें हमारी किसी एक से बात हुई उन्होंने ऐसा कहा। तो जब आप ये पॉजिटिव साइंस उनको टाइम टू टाइम फीड करते रहते हो, पेरेंट्स को उनको दिखाते रहते हो, तो वो आपके दुश्मन है नहीं। तो वो उनको जब आप ये टाइम टाइम ये पॉजिटिव साइंस दिखाते हो तो उनको भी लगता है कि हाँ, हमारा लड़का जो कर रहा है या फिर हमारी लड़की जो कर रही है वो किसी तो सही डायरेक्शन में है। तो वो जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट आपको एक स्टेप्स में ही आता है। मतलब सपोर्ट का ऐसा नहीं है कि एक दिन होता है कि सपोर्ट नहीं है और फिर ऐसे मूवीज की तरह हमारा एक एक मोनोलॉग हुआ और उस मोनोलॉग के पेरेंट्स ने बोला कि अरे नहीं बेटा चलो बिजनेस करो, हमारा सपोर्ट है। तो वैसा होता नहीं, वो स्टेप्स में ही सपोर्ट आता है। उसके लिए आपको वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स, पॉजिटिव प्रूफ्स वो आपको टाइम टू टाइम शो करने पड़ते हैं। और उसको लाने का, इंश्योर करने का तरीका ये कि आप उसको छोटे छोटे फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो और फिर छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ और कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते रहो। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पेरेंट्स आपके बिजनेस के आइडिया को अपोज कर रहे हो तो आप अलग टीम्स में नहीं हो, आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हो। वो आप अपने इंटरेस्ट में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स भी आपके ही इंटरेस्ट में कह रहे हैं कि बिजनेस मत करो। तो ये कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक आकांक्षा, मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, मैं एक अलग पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ किसी की तरफ से जिसने खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, राइट? मतलब हम जॉब करते हैं और आई थिंक पहली बात तो हमारी सोसाइटी में, जैसे आपने बोला कि फेलियर हो जाए तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आई थिंक ये हम इस ऐसे पायलट्स के कारण और जो हम उद्यम में भी काम करते हैं, हम सच्ची में ये चाहते हैं कि फेलियर कोई बुरी चीज नहीं है। हमारी सोसाइटी में फेलियर को काफी मतलब अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब फेलियर हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाए, है ना? तो आई थिंक पहले तो फेलियर वर्ड को और फेलियर से जो हम समझते हैं उसको चेंज करना बहुत जरूरी है, और वो चेंज धीरे धीरे आएगा, राइट? ऐसे प्रोग्राम्स के साथ आएगा। हम इस प्रोग्राम में भी पेरेंट्स को एंगेज करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के ही पेरेंट्स को एंगेज करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी हम ट्राई करेंगे बताने के लिए, क्योंकि अभी भी आप सब लोगों को, जैसे आप 5 लोगों को स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लिटरली आपको 5 ईच फेलियर्स बता सकते हैं अपनी लाइफ के। हम सब लोग फेल हुए हैं, राइट? और फेलियर से ही कितना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप स्पेशली आदित्य और प्रत्युष से पूछेंगे तो एक फेलियर के बाद ही आप दूसरा फेलियर होता है, तीसरा फेलियर होता है, उसके बाद ही आप कोई चीज एक्चुअली में समझ पाते हैं। पर हमको ये भी अपने दोस्तों को सिखाना चाहिए कि फेलियर से डील कैसे करना है। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि एकदम सब खत्म हो गया, राइट? पहली बात है। दूसरी चीज है कि हमारी सोसाइटी में बिजनेस करना कैसे किया जाए ये हम अपने मेन स्ट्रीम स्कूल्स में नहीं सिखाते, राइट? हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ा देते हैं, लेकिन एक करके सीखने वाली बात अलग रहती है, जो कि हम इस प्रोग्राम में आप लोगों को करके सिखाना चाहते हैं कि आप लोग खुद करिए और उससे सीखिए, राइट? तो इस प्रोग्राम में भी बहुत सारे फेलियर्स होंगे छोटे छोटे, लेकिन उन फेलियर से आप क्या सीखते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आपके पेरेंट्स की चिंता जो है वो यहाँ से भी आती है कि जैसे आपको जॉब के लिए कुछ ना कुछ ट्रेड में सिखाया जाता है, तो कहते हैं कि आपको जो सिखाया है, जो आपने स्कूल में सीखा है, जो आईटीआई में सीखा है, उसी के ऊपर आप जॉब कर लो। अगर आप उनको ये भी बताएंगे कि हमको अपना बिजनेस करना भी सिखाया है, तो पहली बात तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि अच्छा, मतलब बिजनेस करना भी सिखाया है, राइट? और जब आप एक्चुअली में बिजनेस करना सीखते हैं तो आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं वरी वो भी वहां से भी आती है। थैंक यू सो हाँ, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बीच में देखा था, लेकिन अभी मेरा इंटरनेट वीक है तो मेरे को याद नहीं आ रहा किसने पूछा था। किसी ने बोला कि मैंने काफी बार सुना है और पढ़ा है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, है ना? तो ये एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट बी मेड, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, ये उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में कोट लिखी थी। इसके ऊपर क्या विचार है आप लोगों का? इस बारे में मतलब मैं पर्सनली तो लाइक आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई वाज नॉट बॉर्न एन एंटरप्रेन्योर। और जब तक मतलब कॉलेज में आया नहीं और चीजें करनी चालू नहीं की, तब तक मुझे स्लाइटेस्ट आइडिया भी नहीं था कि ये क्या चीज है।
और मतलब स्टार्टअप क्या है और बिजनेस क्या होता है। तो मेरे पर्सपेक्टिव मतलब मेरा ये नहीं है। हाँ, ये एक चीज है कि मुझे लगता है कि एक जो एक स्किल जो रिक्वायर्ड होती है एंटरप्रेन्योर में, वो ये होती है कि हाँ, आपके पास थोड़ा सा एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। यू नीड टू हैव फ्यूल कि आपको लगे कि हाँ, आप कर सकते हो और फेलियर से डील कर सको। ये सब कुछ जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, ये ऑब्वियसली हेल्प करते हैं इन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। उसके अलावा आप अगर ऐसा स्किल वाइज सोचते हो कि स्किल्स बहुत कोई ज्यादा एक अलग लेवल के स्किल्स होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, तो वैसा नहीं है। मतलब अगर आप एग्जांपल्स देखो तो कई सारे एग्जांपल्स है, राइट? रिचर्ड ब्रांसन डिसलेक्सिक थे शायद बचपन में। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टोरी, आदित्य को स्टोरी आइडिया है। तो रिचर्ड ब्रांसन हुआ, चाहे कई प्रत्युष सारे। में 4 हाँ, मिनट रह गए हैं इसके और थोड़े से और क्वेश्चंस पड़े हैं, तो आप इसको थोड़ा सा प्लीज शॉर्ट कर दीजिए जो आप हाँ, तो मतलब मेरा बेसिकली यही कहना है कि अगर आप बुक्स को उठा के देखो या फिर अपने अराउंड देखो, तो कई वेरिड बैकग्राउंड से लोग आए हैं जिन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो खुद देखो, एक ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि एक सर्टेन टाइप के लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरा मानना है कि जो चाहते हैं और जो डटे रहते हैं वो कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। मैं भी आपसे पूछने से पहले यही बोलने वाला था कि एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न नहीं होते। हम जो भी बात करते हैं, मतलब जो भी हम काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाते हैं और उसके लिए माइंडसेट, उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें काम में आती हैं। एक आई थिंक मैं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो लेना चाहूंगा कि नीड्स कैसे आइडेंटिफाई करी जाए, वैभव ने पूछा है कि हम मतलब लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। लोगों के देखिए नीड्स आइडेंटिफाई करने का अगेन मतलब अगर आप देखो तो कई सारे वेरिएड प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब अगर आप अप्रोच करते हो लोगों के नीड्स के बारे में, तो आपको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पे मतलब बहुत टाइम आपको फेल कर करके भी चीजों को करना होता है। तो इसमें इंटरेस्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज के बारे में पैशनेट हो। तो मतलब आपको कोई भी डिसिप्लिन हो गई, आदित्य बोस का एजुकेशन के फील्ड में, मेरा एजुकेशन फील्ड में मतलब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, तो टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के फील्ड में। तो ये पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है, क्योंकि नीड्स में देखो तो अगेन लोग को फ्लिपकार्ट की भी नीड है, लोग को ओला की भी नीड है, राइट? बट फ्लिपकार्ट वाले ने फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया, ओला वालों ने ओला स्टार्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस सेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो उसके बाद नीड आइडेंटिफिकेशन यहाँ तक बात आता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली आपका खुद का हाइपोथेसिस होता है कि मुझे लगता है कि ऐसा है, और उस चीज को फिर आप जाके और लोगों से डिस्कस करते हो, जानते हो, और फिर वो प्रॉब्लम का बेसिकली वो फीडबैक जब आप लेते हो तब आपसे आपको आइडेंटिफाई पर्टिकुलर नीड है या नहीं, या फिर इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। दो क्वेश्चंस को मैं कंबाइन करता हूँ। पहले तो पुनीत हम सबसे पूछ रहा है कि सर क्या क्लास का टाइम इंक्रीज किया जा सकता है। इसका आंसर हम पुनीत आपको अभी नहीं दे सकते, पर आदित्य क्या आज हम 5 मिनट इंक्रीज कर सकते हैं? समंत, आदित्य। डेफिनेटली दोस्तों, फिर भाग मत जाना। देखो आपने बोला 5 मिनट इंक्रीज करेंगे तो हम बैठेंगे, आपको भी फिर बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं, हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम एड्रेस कर सकें, जितने भी जैसे भी अभी हम कर सकते हैं। इसको डिटेल में कोर्स में भी करेंगे। दो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हर्षली और मिस एसवी का कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि हम बिजनेस के लिए रेडी हैं या हम केपेबल हैं बिजनेस करने के लिए, ये हमको कैसे पता लगेगा? तो बिजनेस कैपेबिलिटी के टर्म्स में जैसे मैंने पहले कहा था कि एक स्किल चाहिए होता है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो ये है कि आप में विलिंगनेस हो कि स्टार्ट करना है, और आप में वो ग्रिट हो, आप में वो डिटर्मिनेशन हो कि फेल करके भी आगे बढ़ते रहेंगे, गिर के भी उठ के आगे बढ़ेंगे, ये डिटर्मिनेशन हो। तो आई थिंक ये बेसिक जो है ना, इस इतने होने पे आप रेडी हो बिजनेस करने के लिए। हाँ, आज के डेट में आप रेडी नहीं हो कि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सको, ठीक है, लेकिन हाँ, आप ना वो छोटे स्टेप्स ले सकते हो उस डायरेक्शन में मूव करने का। और उसके बाद आप इवेंचुअली आप जब उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हो तो आप खुद चीजें सीखते हो। और ये सब चीजें जो ना, ये किताब में कहीं लिखी हुई नहीं मिलती, ये चीजें आप खुद सीखते हो, आप खुद चीजों को जानते हो, और फिर आप वो आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मतलब वो जब समय आता है ना जहाँ पे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है या बिजनेस को ग्रो करना होता है, उस समय तक अगर आपने वो पूरा जर्नी ट्रैवल करके अगर आप वहां तक पहुंचे हो, तो आप वो चीजें ऑलरेडी सीख चुके हो जो आपको और आगे तक ले जा पाएगी। बट स्टार्ट करने के लिए आपको बस आपका बिलीफ इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्टिंग टेक है आपका। मेरा एडिशन इसमें यही रहेगा कि जैसे आप, मतलब अगर मैं बिजनेस को इस सवाल में इंग्लिश लैंग्वेज से सब्स्टिट्यूट कर दूं, कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं, राइट? तो जब तक आप
पहली बात तो आप सीखोगे नहीं इंग्लिश को, तब तक आप बोल नहीं पाओगे। जब तक दूसरी बात आप बोलने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इस पायलट में हम दोनों चीजें कर रहे हैं। हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं बिजनेस के, कि आपको क्या क्या समझ होनी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि आपको खुद ट्राई करना है। ट्राई करे बिना कुछ नहीं होगा। हम चाहे यहाँ पे हर दिन आके नए नए लोगों को ले आए कि इन्होंने ये बिजनेस किया, उन्होंने वो बिजनेस किया है, जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं और फेल नहीं होंगे। फेल को हम एक फेलियर को एक काफी मतलब सेक्सी शब्द बनाना चाहते हैं, मतलब एकदम जो कि जैसे फैड बनाना चाहते हैं, राइट। तो फेलियर को आप वैसे ही रखिए, ठीक है। तो आप कर करके गलत करेंगे, फिर सही करेंगे, और कितनी बार गलत करेंगे, राइट। तो इस कोर्स में जब तक आप ITI में हैं, उसका मतलब उसका आप एडवांटेज लीजिए, ठीक है। कई और क्वेश्चंस है, मैं पूछती हूँ अक्षय। मेरा चैट नहीं खुल रहा है, हाँ, आप प्लीज पूछो। पूनम पूछ रही हैं कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन लो इन्वेस्टमेंट। एंड अमित, मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन क्लब कर लेती हूँ। अमित का क्वेश्चन है कि सर हाउ डू यू प्लान ऑन ग्रोइंग योर बिजनेस। तो प्रत्युष प्लीज। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मतलब लो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट करने का जो मैंने पहले ही बात की थी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप चीज को सब कम से कम समय में और कम से कम लागत में बना के आप लोगों के पास लेके जाते हो, और लेके जाते हो आप फिर समझते हो कि आपके बिजनेस में वैल्यू है कि नहीं। तो उसमें आपका लागत कम लगता है, आप चीजें बना के देख सकते हो, क्या चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट लो है तो आप इनिशियली कोई ऐसा कस्टमर ढूंढो जो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो। और ये मतलब ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई आपको ऐसा ढूंढे जिसको ये भरोसा है कि हाँ आप उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप उसको डिलीवर करोगे, और फिर उस डिलीवरी के प्रॉमिस पे फिर आप वो चीज बना के आप फिर इवेंचुअली वो डेवलप करके उसको डिलीवर करते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है आता है वो इसीलिए आता है कि आप आप कम लागत में कम समय में आप चीजों को बना पाओ, ताकि आपको जांच हो। ये ऐसा ना हो कि आपके बहुत सारे पैसे लगे और फिर आपको रियलाइज होता है कि आपने जो बनाया वो फंडामेंटली कुछ गलत था, तो उस केस में वो पैसे चले जाते हैं। तो इनिशियली आप MVP बनाने में ये हेल्प करता है कि आप अगर MVP बनाते हो तो आपका कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्टअप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है प्रत्युष। वन सेकेंड। हाई रॉक ने पूछा है कि बिजनेस में जितना रिस्क ज्यादा होता है या लिया जाता है, क्या बिजनेस ज्यादा ग्रोथ करता है? ये उन्होंने किसी बुक में पढ़ा है, तो आपके व्यूज क्या हैं? क्या है, फिर से बोलेंगे? मतलब उन्होंने कोड क्या है? कहा कि जितना बिजनेस में रिस्क लेते हैं, क्या बिजनेस ग्रोथ करता है? लाइक उन्होंने कहीं पढ़ा था, तो वो बस जानना चाहते हैं कि आपके व्यूज क्या हैं इसमें। तो रिस्क को लेके देखिए, रिस्क को लेके दो तरह का होता है। मतलब रिस्क को अगर आप सपोज, एक होता है ना कि अगर आप एक प्योर गैम्बल के तौर पे अगर रिस्क देखते हो, ठीक है, कि वो प्योर गैम्बल के तौर पे आपने रिस्क लिया जहाँ पे आपका आउटकम पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक गैम्बल होता है, वो एक अलग तरह का होता है जहाँ पे आपने किस्मत पे छोड़ दिया, ठीक है, और बस आप वो एक। लेकिन जहाँ पे आपका आउटकम पे कंट्रोल होता है, तो मैं उसको रिस्क के तौर पे नहीं देखता हूँ, क्योंकि दो चीजें होती है कि अगर आपके आउटकम पे कंट्रोल होता है तो मतलब यू आर पुटिंग इन सम एफर्ट, आप उसके लिए कोई चीज कर रहे हो और आप एक जर्नी के थ्रू जाते हो आप उस एंड रिजल्ट तक पहुंचने तक। तो वो एंड रिजल्ट आपके डिजायरेबल हो ना हो, लेकिन आपको वो जर्नी जो है ना, वो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो ऐसा वो मतलब उसको रिस्क की तरह मैं देखता ही नहीं हूँ कि वो रिस्क हो बिजनेस स्टार्ट करना। और ऑब्वियसली मतलब ये, और जितना बड़ा रिस्क लो बिजनेस उतना बड़ा होता है, मतलब इस पे कई व्यूज हो सकते हैं। इस पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप एक रिस्क का कहते हैं ना, रिस्क एपेटाइट जो होता है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने सारे पैसे किसी एक जगह पे या फिर किसी एक सॉल्यूशन पे आपने सारे पैसे लगा दिए, किसी एक क्लाइंट के एक प्रॉब्लम में अपने सारे रिसोर्सेज डाल दिए। तो ये सब चीजें जो होती है, ये सब चीजें ध्यान रखना कि आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करना। तो अगर आप चीजों को प्लान करते हो, चीजों को बहुत हद तक अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, तो वो रिस्क होता नहीं है ऐसे। आई थिंक बाकी मेरा यही कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि जितना रिस्क ज्यादा लोगे उतना ही बिजनेस ग्रो करेगा। ये सही नहीं है, राइट। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस।
कहाँ पे रिस्क की जरूरत है, कब जरूरत है रिस्क की। ये इसका अगर आपने रिस्क का तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है कि हाँ, कि सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब 1 पर्सन मतलब आपको खुद से स्टार्ट करना चाहिए या फिर पार्टनरशिप में स्टार्ट करोगे तो बेटर रहता है? तो इस पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मतलब इनिशियली मैंने तो स्टार्ट खुद से ही किया था। पार्टनरशिप से आपको फायदा ये होता है कि पार्टनरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल की बिजनेस स्टार्ट करना है ना, बिजनेस में कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। मतलब आपको कई तरह की चीजें करनी पड़ती है, 2-4 तरह की करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि आपका स्किल्स या एक्सपर्टीज आपके उन चारों पांचों एरियाज में ना हो। तो उसके लिए टीम होना इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप होता है कि हाँ, किसी को कोई चीज कोई अगर ऑपरेशंस में अच्छा, कोई अगर बाजार में जाके लोगों से बातें कर सकता है, वेंडर से बात कर सकता है, और कोई एक आदमी है जो कि अच्छी कोडिंग कर सकता है, चीजों को बना सकता है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स वाले टीममेट्स अगर हो तो ऑब्वियसली वो बेहतर है वैसा करना। और इनिशियली आपके पास नहीं भी है तब भी आप उसके अराउंड अपना, जैसा कहा जाए, जुगाड़ लगाने का ट्राई करो। आप देखोगे चीजों को उसके उसके बिना भी आप कैसे कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे जब आप प्रोग्रेस शो करते हो तो होता है ना कि प्रोग्रेस अगर आपका होता है और लोग आपके प्रोग्रेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं खुद, फिर लोग खुद आपके पास आते हैं और फिर खुद कहते हैं कि चलो ठीक है, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, मुझे इसका हिस्सा होना है। और फिर इसमें आप क्या कर सकते हो। तो इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद आपको ऑब्वियसली चाहिए होता है, क्योंकि आप हर काम खुद नहीं कर सकते हो, तो पार्टनर हेल्प करता है। और अगर आपको इनिशियली, अगर आप लकी हो कि इनिशियली आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपको समझता है, आपका बिजनेस का पैशन आपके साथ शेयर करता है और सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट शो करता है आपके बिजनेस में, तो उससे ये फायदा है कि वो पार्टनर जो होता है ना, वो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहता है। और मतलब एक चेक बना रहता है, जहाँ पे ऐसा होता है कभी आकर आप काम कम कर रहे हो तो सामने वाले ने बोल दिया, कि थोड़ा एक मोटिवेशन बना रहता है उस चीज में। और अगर आप डील कर सकते हो बीइंग अ सोलो फाउंडर, तो आप सोलो भी स्टार्ट कर सकते हो। इसका कोई एक करेक्ट आंसर नहीं है, ऑब्वियसली पार्टनर होना रहता है, बट जरूरी है कि पार्टनर अच्छा हो। ये क्वेश्चन सपना का से क्लास क्वेश्चन है कि सुभाष कह रहे हैं कि सर अभी मैं स्विंग टेक्नोलॉजी में हूँ, पर मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है और एक अच्छा डिजाइनर बनना है, तो उसके लिए मुझे इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती और पैसे की भी प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में कहना चाहूंगा कि आप जिस भी फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हो, आज के डेट में फॉर्चुनेट है कि मतलब इंटरनेट ने बेसिकली पूरे दुनिया को छोटा बना दिया और सारे रिसोर्सेज जो है वो आपके डिस्पोजल पे है। तो आपके पास अगर एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब ये अगर आपको ऐसा स्टार्टिंग में आपको देखने या सोचने में बहुत बड़ा टास्क लगता है कि आप एक बेसिक आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करो फैशन डिजाइनिंग के, और फिर उसमें स्पेसिफिक एरियाज में जाओ और फिर जाके उनके बारे में पढ़ो, फिर अच्छे डिजाइनर्स के काम के बारे में उनसे सीखने की कोशिश करो। लेकिन जब आप ये निरंतर करते रहते हो ना, आप रोज ये काम करते रहते हो, तो एक पॉइंट के बाद आप बहुत चीजें खुद फिगर आउट कर लेते हो। तो वो चीज है कि मतलब पहला कदम लेना जरूरी है कि अगर आपको फैशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू करो। आप सिर्फ सिंपल से गूगल सर्च करो कि भाई कौन से अच्छे फैशन डिजाइनर्स हैं, उनके काम के बारे में पढ़ो, वो कैसे डिजाइन करते हैं, उनका डिजाइन का इंस्पिरेशन क्या होता है। और फिर धीरे धीरे अपना लर्निंग उस एरिया में इम्प्रूव करो। आप अगर वो इम्प्रूव करते हो, जब उस एरिया में आप जब डाइव करने लगते हो, उसके बाद फिर वो रास्ते खुद आप बनाते जाओगे, और वो मतलब हम आपको नहीं बता पाएंगे, वो खुद आपके खुद बनाते जाओगे वो रास्ते। ठीक है, आई थिंक हमको यहाँ पे आज के लिए खत्म करना चाहिए, हमने एक्सटेंशन ले लिया 10 मिनट का। आप अपने क्वेश्चंस अपने पास रखिए, हम इसको जरूर आंसर करेंगे। कई क्वेश्चंस कल आए थे जिनको हमने आज आंसर किया है, मैंने उन लोगों से बोला था कि आज दोबारा पूछेंगे वो, और ये कई क्वेश्चंस हम कल भी लेंगे, नए क्वेश्चंस भी लेंगे। आप लोगों का एंगेजमेंट बहुत अमेजिंग है, मैं हम सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ इस एंगेजमेंट को ऐसे ही रखिए। आशा करता हूँ आप लोगों को इससे काफी फायदा होगा, और आपके लिए इस प्रोग्राम में काफी छोटे छोटे सरप्राइजेस हम लाते रहेंगे, तो आप प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट।
आकांक्षा, आप गुड बाय सबको कह के आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच प्रत्युष, आप 2 क्लासेस को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपसे और भी आपके बारे में और जानने का तरीका उनको भी मिलेगा। आप एक बार बस बता सकते हैं आप कौन से बैचेस को पढ़ा रहे हैं? हाँ, तो मैं कोपा और मल्टीमीडिया के 2 बैचेस लूंगा और उन 2 बैचेस को मैं पढ़ा रहा हूँ। गुड़गांव के फरीदाबाद? गुड़गांव। Thank you so much, Pratyush and Akshay, and also thank you for being on this call throughout. And सबसे ज़्यादा बड़ा थैंक यू तो हमें मुझे स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी इतनी एंथुजियाज्म, उनकी एक्साइटमेंट और क्वेश्चंस इतना अच्छा लगता है हमें कि आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड है नेक्स्ट वीक से आपके साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए, बट अभी के लिए हम वापस कल मिलते हैं आपसे। आपको एक और फैसिलिटेटर से आप मिलवाएंगे, बातचीत करेंगे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।